नमस्ते। आज हम दूसरा क्लास है राष्ट्रपति का। और जो फर्स्ट क्लास आप देखो ना ये क्लास देखने से पहले एक बार पिछली क्लास का आप क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आप कंटिन्यू क्या कर पाएं, आगे बढ़ पाएं। और कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के कि क्या मैम आप ये पूरा पढ़ाओगे तो हम नोट्स बनाए या ना बनाए। तो हाँ, मैं जैसे पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम में मैंने कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी के सारे क्लासेस दिए हैं, ठीक वैसे ही इस बार भी मैं जितना भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पॉलिटी का सिलेबस है उसका एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक क्लास आपको यहाँ पे क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से। पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से कर दूंगी, चाहे इजी क्वेश्चन हो, चाहे टफ क्वेश्चन हो या मीडियोकर क्वेश्चन हो, आप उसे सॉल्व कर पाओगे। इवन मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी सॉल्व करना सिखाऊंगी साइंटिफिक तरीके से, कि मान लो अगर आपने पढ़ा भी है और अगर आउट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, उसके बावजूद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ और अपने नंबर अच्छे कर पाओ, वो टेक्निक भी मैं यहाँ सिखाऊंगी। तो ये चिंता आप छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं। तो जिनको है कि हमको नोट्स बनाना है वो मस्ती से नोट्स बनाए। हाँ, अगर किसी को नोट्स चाहिए पहले प्रिंटेड फॉर्म में तो उसको क्या करना पड़ेगा वो मैं लास्ट में बता दूंगी। फिलहाल हम अभी अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहली क्लास को बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से सुना और मेरा इतना इंतजार किया, उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो देखो, आज हम दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। अब हमारा सारा ध्यान हमारी पढ़ाई पर। तो देखो, आज हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति को, 59 आर्टिकल से। ठीक, कि राष्ट्रपति पद के लिए हमारे पास क्या क्या शर्तें हैं। ठीक, तो लास्ट हम क्या पढ़े थे, 58 पढ़कर छोड़े थे। 58 के अंदर हमने क्या देखी थी, राष्ट्रपति पद की योग्यता देखी थी। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, कई बार हमारे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है कि पहले योग्यता वाला आर्टिकल आएगा या पहले शर्तों वाला आर्टिकल आएगा। और इसी कंफ्यूजन का इस्तेमाल कई बार कौन कर लेता है, एग्जामिनर कर लेता है। एग्जामिनर को पता है हमारे कंफ्यूजन से बड़ा फायदा होता है, वो हमेशा उस जगह पे क्वेश्चन उठाएगा जहां पे आप क्या होगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे। जहां पर भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा वहां आप अलर्ट हो जाना कि एग्जामिनर को ये बात पता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन पर वो 100% क्या बना देगा, क्वेश्चन बना देगा। तो कई बार क्या किया जाता है, स्वैपिंग, अदला बदली की जाती है। कैसे अदला बदली की जाती है, अदला बदली इस तरीके से की जाती है कि वो 58 को लिख देता है कि इसमें राष्ट्रपति पद की शर्तें लिखी हुई है, और 59 में लिख देता है कि इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता लिखी हुई है। इसे बोलते हैं अदला बदली। क्योंकि आपके दिमाग में घोर कंफ्यूजन है, तब आपको ध्यान रखना होगा कि योग्य आदमी की शर्तें होती है, अयोग्य आदमी की शर्तें नहीं होती है। इसलिए ऑटोमेटिक याद रखोगे कि पहले जो आर्टिकल नंबर 58 होगा वो हमेशा किससे रिलेटेड होगा, योग्यता से रिलेटेड होगा। तब आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि 59 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, 59 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, शर्तें पढ़नी है। क्लियर? तो बहुत आसान है। तो अब आज की जो क्लास शुरू होगी वो राष्ट्रपति की कहाँ से शुरू होगी, शर्तों से शुरू होगी। जो लास्ट हम जहाँ तक पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में, वहां हम योग्यता तक पढ़ के आए हैं। तो आपको एक पेयर याद रखना होगा, वो पेयर होगा 58 और वो पेयर होगा 59। और 58 में याद रखना, पहले योग्यता आती है और देन शर्तें आती हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 59 आर्टिकल किसके लिए है, राष्ट्रपति पद की शर्तों के लिए है। यहां तक क्लियर? आगे चलूं? चलो। हाँ, अब देखो, सबसे पहली बात 59 सबसेक्शन फर्स्ट क्या कहता है। 59 सबसेक्शन फर्स्ट को समझने के लिए मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये आपकी संसद है, यहाँ लिख देती हूँ, ये आपकी क्या है, संसद। इस संसद के अंदर दो कमरे हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और इनके अंदर बहुत सारी सीट्स हैं। ठीक, इसी प्रकार आपके राज्य के अंदर, ये हो गया केंद्र के लिए संसद, और ये हो गया आपके राज्य के लिए। आपके राज्य के अंदर कौन होती है, आपके राज्य के अंदर होती है विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल के भी दो भाग होते हैं, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधान सभा। ठीक, इसमें भी क्या होती हैं, सीटें होती हैं। अब राष्ट्रपति पद के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और शर्तें कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, 59 में लिखी हुई है। उसमें भी 59 फर्स्ट पहली बात क्या कह रहे हैं, पहली बात कह रहे हैं कि राष्ट्रपति न तो
ना तो राष्ट्रपति किसका सदस्य हो, संसद का। किसका सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति को, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए मतलब ना तो वो लोकसभा से हो और ना ही वो राज्यसभा से हो, दोनों ही जगह से आपका राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। साथ में क्या लिखा हुआ है कि अगर हम राज्य में भी जाए, कहाँ जाए हम, राज्य में भी जाए, तो किसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार व्यक्ति विधानमंडल का भी भाग नहीं होना चाहिए। पहला हिस्सा शर्त का ये कहता है। तो देखो, ना तो संसद के किसी सदन, ये देखो, ना तो संसद के किसी सदन, ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। और ये बात आपको इस डायग्राम से बड़े अच्छे से क्या आ रही है, समझ आ रही है। अब दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों जगह से नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बहुत आसान है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है और अगर वो लोकसभा का सदस्य है, या मान लो कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है और वो राज्य विधानसभा का सदस्य है। इस केस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए उनको ये पोस्ट को क्या करना होगा, छोड़ना होगा, त्यागना होगा। क्या करना होगा, इसको छोड़ना होगा। तो बहुत सिंपल है कि अगर है का मतलब क्या हुआ कि अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और तो उसे पद ग्रहण से पूर्व उस सदन में क्या देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो पहली शर्त है ना, कि जो कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए खड़ा होता है या राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में जीत जाता है और निर्वाचित होता है, तो पहली तो शर्त ये है कि ना तो आप सांसद होने चाहिए और ना ही आप विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के सदस्य होने चाहिए। लेकिन अगर आप हैं, अगर आप क्या हैं, है, तो जिस दिन आप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाओगे और पद ग्रहण करने से पहले आपको वो पुराने वाली पोस्ट क्या करनी होगी, छोड़नी होगी। अब इसको आसान शब्दों में कैसे याद रख सकते हो कि 59 सबसेक्शन फर्स्ट कहता है, 59 सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि पहली बात ये है कि ना तो आप कोई एमपी होने चाहिए और ना ही आप कोई एमएलए होने चाहिए। ये होता है आम भाषा में। दूसरी बात वो क्या कहता है कि अगर आप एमपी हैं या एमएलए हैं लेकिन अब आप क्या बन गए हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं, तो आपको पुराना पद ग्रहण से पूर्व क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो समझ में आया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है पहली शर्त के अंदर। आगे बढ़ूं मैं, चलो। हाँ, अब देखो 59 सबसेक्शन 2। अब 59 सबसेक्शन 2 के पास जाने से पहले हम पिछला रिवीजन कर लेते हैं। हम 59 आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसके अंदर क्या लिखी हुई है, राष्ट्रपति पद की शर्तें लिखी हुई है। अब पहली बात उसने आके बोल दी है, और क्या बोल दी है कि देखो भाई, तुम कोई एमएलए होने चाहिए और ना ही तुम कोई एमपी होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो, अगर मगर कर रहे हैं, अगर आप एमपी हैं या फिर आप क्या हैं, एमएलए हैं, अगर आप एमपी और एमएलए हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि जिस दिन आप राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो जाएंगे, निर्वाचित हो जाएंगे, तो पद ग्रहण से पूर्व, किससे पूर्व, पद ग्रहण से पूर्व आपको क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र। ठीक बात। अब हम चलते हैं अगली, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 59 सबसेक्शन 2। अब आपने एक चीज योग्यता में पढ़ी थी और एक चीज आप शर्तों में पढ़ रहे हैं। 59(2) क्या कहता है, 59(2) कहता है कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मतलब राष्ट्रपति पद पर बैठा व्यक्ति या राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति को सिर्फ राष्ट्रपति पद का बनकर रहना है, उसे किसी अन्य जगह से, कोई दूसरे पद से कोई किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, लाभ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 59 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा गया है, 59 सबसेक्शन 2 में लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए जो निर्वाचित व्यक्ति है वो कहीं और से क्या नहीं लेगा, लाभ पद नहीं लेगा, लाभ का पद नहीं लेगा। अब इसको कैसे समझे, तो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति ए है, और ये जो व्यक्ति ए है ये राष्ट्रपति पद से निर्वाचित है। किससे निर्वाचित है, राष्ट्रपति पद से निर्वाचित हो रखा है। क्लियर। अब इसके अलावा इस व्यक्ति के साथ क्या दिक्कत है कि ये व्यक्ति टाटा
टाटा कंपनी से लाभ प्राप्त कर रहा है शेयर के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? शेयर के फॉर्मेट में। क्यों प्राप्त कर रहा है? क्योंकि ये उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है, ये उस कंपनी की बोर्ड में शामिल है। तो जब ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाएगा तो ये जो अन्य लाभ का पद है, अन्य लाभ का पद है, ये इसे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। यही बात किस में लिखी गई है? अनुच्छेद 59 सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है। यहाँ लाभ का मतलब क्या है? लक्ष्मी मैया है, मीन्स पैसा है। कि भाई जब आप राष्ट्रपति बनोगे, राष्ट्रपति पद पर बैठोगे, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो राष्ट्रपति पद के हिसाब से जितना पैसा मिलता है उतना मिलेगा। और आप सोचो दुनिया में वो लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं जो राष्ट्रपति बनते हैं। भला ऐसे ही कोई 355 कमरों वाले घर में लुट पिट के थोड़ी ना सोएगा। वो राष्ट्रपति ही है जिसको इतनी सुविधाएं दी जा रही है। उसका जो खाने का मन है, राष्ट्रपति भवन में हजारों शेफ हैं, वो बना देंगे। उसको जो पहनने का मन है वो पहन सकता है, जिस भी बढ़िया कमरे में सोने का मन है वो सो सकता है। तो वो पोस्ट, वो पद इतना ज्यादा ताकतवर है कि कहीं अन्य जगह से उसको लाभ की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये आर्टिकल बनाया गया है 59 सबसेक्शन 2 कि कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्लियर? समझ में आया? आगे चलूं? चलो, तो देखो हमारा आसान हो गया। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 59 सबसेक्शन फर्स्ट, 59 में क्या लिखी हुई है? शर्तें लिखी हुई है। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ना तो वो कोई एमपी होना चाहिए और ना ही वो कोई एमएलए होना चाहिए। अगर है तो क्या दे? त्याग पत्र। ठीक। फिर 59 सबसेक्शन 2, इसमें लिखा हुआ है कि अन्य जगह से क्या नहीं होना चाहिए? लाभ पद नहीं होना चाहिए। ठीक। अब हम कहाँ गए हैं? 59 सबसेक्शन 3 के अंदर। अब 59 सबसेक्शन 3 में कुछ ना बातें राष्ट्रपति को बिठा के तय की गई है। ऐसा एज्यूम करो, दिमाग में इमेजिनेशन बनाओ कि कोई व्यक्ति को जब राष्ट्रपति बना रहे हैं तो उसके सामने शर्तें रखी जा रही है और तीसरी शर्त ये कह रही है कि देख भाई, तेरे को इतने सुंदर घर में हम रखेंगे, उस सुंदर घर का तुमको किराया भी नहीं देना। देखो भला अगर राष्ट्रपति को ये पता चल जाए कि जिस राष्ट्रपति भवन में मैं रहने वाला हूँ, जिसके 355 कमरे हैं, जिसमें इतनी लग्जरी है, अगर उस घर का किराया अगर राष्ट्रपति को खुद देना पड़े तो बताओ भला कोई राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार होगा क्या? नहीं होगा। तो राष्ट्रपति की इस चिंता का सॉल्यूशन निकाला और 59(3) में जाके लिख दिया। और क्या लिख दिया 59(3) में जाके? कि देखो राष्ट्रपति, तुम चिंता फिक्र ना करो, तुमको कोई किराया भाड़ा नहीं देना। किसका नहीं देना? राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए नहीं देना, पहली बात। तो देखो, बिना किराया चुकाए राजकीय आवास में रहेगा, इतनी बात। ठीक। तथा संसद द्वारा निर्धारित, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि संसद द्वारा निर्धारित या दूसरी अनुसूची द्वारा तय, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार लेगा। अब देखो उपलब्धि, अब एक चीज दिमाग में रखो, राष्ट्रपति बनना कितने गर्व की बात है ना? तो राष्ट्रपति बनना क्या है? आपके किसी व्यक्ति के जीवन की क्या है? वो उपलब्धि है। जैसे आप लोग जब इस साल अच्छे से पढ़ाई करके, भगवान को मना के, सब चीजें सेट करके जब आप एग्जाम क्रैक करके फाइनली शिक्षक लगोगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड लगो, चाहे सेकंड ग्रेड लगो, चाहे थर्ड ग्रेड लगो, तो आप अपने जीवन में ये उपलब्धि मानोगे ना कि हाँ, हम उस जगह पर पहुंच पाए जिस जगह पर हमें रहना था। तो वही बात है कि यहाँ राष्ट्रपति पद जो है वो किसी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए राष्ट्रपति पद के लिए कभी वेतन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया संसद ने, संविधान ने। किस शब्द का इस्तेमाल किया? उपलब्धियां। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गौर से सुनना और गौर से सुनकर ही कमेंट बॉक्स में आंसर देना, कि अगर एग्जामिनर आपको पूछे कि राष्ट्रपति पद के लिए जो उपलब्धियां और विशेषाधिकार और भत्ते हैं वह निम्नलिखित में से कौन तय करता है, तो उस केस में आंसर होगा संसद। या अगर ये लिख दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार तय होते हैं, तो कौन सी लिस्ट है? वो सेकंड लिस्ट है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 59 सबसेक्शन 3 में हमें सिर्फ 3 बातें याद रखनी है कि कोई किराया भाड़ा राष्ट्रपति को नहीं देना। ठीक। दूसरी बात हमें क्या तय हो गई कि या तो संसद और या फिर कौन? सेकंड लिस्ट। तो दूसरी अनुसूची है हमारी, वो क्या तय करेगी? राष्ट्रपति की उपलब्धि तय करेगी, उसके भत्ते तय करेगी और उसके विशेषाधिकार तय करेगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? आगे चलूं मैं? चलो,
हाँ, अब देखते हैं हम अनुच्छेद 59 सबसेक्शन 4। मतलब अभी भी हम शर्तों के आर्टिकल पढ़ रहे हैं। हमने पहली बात जानी, दूसरी बात जानी, तीसरी बात जानी, अब हम कौन सी बात जान रहे हैं? चौथी बात। अब चौथी बात में क्या लिखा हुआ है? बहुत सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। भाई जिसका आपने एक बार वेतन तय कर दिया, उसके बाद आप उसका वेतन क्या नहीं करोगे? कम नहीं करोगे। भला राष्ट्रपति फिर छोड़ के भाग जाएगा ना, बोले पहले बोले थे इतनी उपलब्धि उतनी उपलब्धि, अब तुम कम कर दिए, अब हमारा मन बदल गया, अब हम नहीं रहेंगे। तो यही बात जाकर 59(4) में लिख दी कि भाई जो आपने एक बार 59(3) में उपलब्धि तय कर दी है, उसको अब आप क्या नहीं कर सकते? बदल नहीं सकते। हाँ, अब यहाँ पे ये आर्टिकल खत्म हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ से ये नई लाइन शुरू होती है, ये न्यू पॉइंट है, नया बिंदु शुरू होता है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन कितना तय कर रखा है? 5.08 लाख रुपए। बताओ भला कौन राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेगा? इतना सुंदर घर में रहने को मिलेगा, इतना अच्छा हर महीने वेतन मिलेगा, तो कौन रहना नहीं चाहेगा? ठीक, वो हर महीने क्या कर दिया गया है? तय कर दिया गया है। अब हम राष्ट्रपति के लिए, हम अभी 59(3) में पढ़ के आए थे ना कि राष्ट्रपति के पास क्या है? विशेषाधिकार है। क्या है राष्ट्रपति के पास? विशेषाधिकार। अब विशेषाधिकार को आप और मैं आम भाषा में क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी, हिंदी में इम्यूनिटी को कहते हैं प्रतिरक्षा। देखो, अगर आप किसी को थप्पड़ मारो खींच के एकदम, और आपको डर है कि मम्मी जो है वो मेरे को क्या करेगी? बहुत सजा देगी, क्योंकि मैंने सामने वाले को क्या कर दिया है? थप्पड़ वप्पड़ मार दिया है। उस केस में आप क्या करोगे? कोई ऐसा बहाना ढूंढ के लाओगे जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है मम्मी का गुस्सा करने का, वो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि 59(3) में जब आप कहते हो कि संसद जो है वो राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार तय करती है, तो हमें पता है कि राष्ट्रपति के पास जो इतना सर्वोच्च पद है, उसके पास जरूर कुछ ना कुछ क्या है? विशेषाधिकार है। ये विशेषाधिकार कौन से आर्टिकल में लिखे हुए हैं? ये विशेषाधिकार लिखे हुए हैं अनुच्छेद 361 में। देखो, बिना विशेषाधिकारों के हमारे राष्ट्रपति का वैल्यू नहीं है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे भगवान जो है वो गहनों में बहुत सुंदर लगते हैं, आभूषण में बहुत सुंदर लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि राष्ट्रपति पद जो है उसकी शोभा या उसका आभूषण या उसकी इम्यूनिटी क्या है? 361 आर्टिकल है। आप ऐसे समझो कि ये कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बना है। इस व्यक्ति राष्ट्रपति जो बना है, इसके चारों तरफ एक इम्यूनिटी है जो कहाँ लिखी हुई है? 361 में लिखी हुई है। और संविधान इसे क्या कहता है? विशेषाधिकार। अब पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन सा विशेषाधिकार है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अनुच्छेद कौन सा है? तो 361 है। 361 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आता है ना, और एक हमारे पास राष्ट्रपति होता है, तो एक राष्ट्रपति को हमने 361 में क्या दे रखा है? विशेषाधिकार दे रखा है। अब सबसे पहला विशेषाधिकार किसमें लिखा हुआ है? 361 सबसेक्शन 1। अब देखो, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है ना, उसको हमेशा लगेगा ये कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो ये सारे के सारे लोग तो मुझे मारेंगे पीटेंगे, तो फिर भला मैं राष्ट्रपति क्यों बनूं? और इस वजह से राष्ट्रपति काम भी नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति को संविधान ने एक ताकत दे दी कि देखो भाई राष्ट्रपति, तुम अपने पद पर रहते हुए कोई भी काम करोगे ना तो हम तुमको कोर्ट ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं, तो तुम बेखौफ होकर काम करो। अगर मैं जब इस वक्त यहाँ आपको पढ़ाने के लिए आ रही हूँ और मैं अपने साथ कुछ बोझ दिमाग में लाऊं, तो शायद हो सकता है कि जो चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो मैं आपको ना समझा पाऊँ। तो मुझे भी क्या रहना पड़ता है? फ्री माइंड रहना पड़ता है, सारे तनाव से क्या रहना पड़ता है? दूर रहना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पे भी यही काम किया गया है कि 361 सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जिस पद के लिए आया है और उस पद के जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को करते वक्त राष्ट्रपति को फ्री हैंड दिया गया है। उन कर्तव्यों को लेकर राष्ट्रपति को कोर्ट में घसीटा नहीं जाएगा। तो देखो, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते वक्त वह न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब फटाफट कमेंट बॉक्स को, अगर आप क्लास लाइव देख रहे हो तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अगर बाद में देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो आप क्वेश्चन सुनोगे और फिर आंसर दोगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया जाए कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 361(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद और पद से जुड़े कर्तव्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी होगा, यह स्टेटमेंट सही है या गलत है?
तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है 361 सबसेक्शन फर्स्ट के अंदर कि राष्ट्रपति अपने पद और कर्तव्यों को करते वक्त न्यायालय के प्रति क्या नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। क्लियर, आगे चलो। चलो हाँ, अब देखो अगली 361 सबसेक्शन 2। उससे पहले हम इधर पूरा का पूरा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, 361 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, है ना। फिर उसमें भी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले 361 सबसेक्शन फर्स्ट, 361 सबसेक्शन फर्स्ट, 361 सबसेक्शन फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, 361 सबसेक्शन फर्स्ट में हमने पढ़ा कि जो राष्ट्रपति है जब वो अपने पद से जुड़े काम करेगा ना, तो उस काम को लेकर आप उसको कहाँ नहीं ले जा सकते, न्यायालय, कोर्ट में उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, ये हम पहले पढ़े हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 361 सबसेक्शन 2। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई दंडिक कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जा सकती। अब दूसरी इम्यूनिटी, पहली इम्यूनिटी में कह दिया कि भाई तुम तो बड़े आदमी हो राष्ट्रपति, तो तुम अपने पद पर रहते हुए जो भी काम करोगे ना, हम तुमको न्यायालय का शक्ल नहीं दिखाएंगे, हम तुमको कोर्ट नहीं ले जाएंगे। उसके कलेजे में ठंडक पै गई कि हाँ यार सही है, कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। फिर 361 सबसेक्शन 2 में उसको क्या कहा कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी क्या नहीं की जाएगी, दांडिक कार्रवाई, दंड देने वाली कार्रवाई। देखो जो संविधान का शब्द है वो है दांडिक कार्रवाई, लेकिन आप इसे आम शब्द भाषा में कैसे याद रखोगे, दंड की प्रक्रिया। तो जो दंड की प्रक्रिया है वो भी किसके खिलाफ नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए व्यक्ति के खिलाफ नहीं की जा सकती। ठीक है, तो सेकंड इम्यूनिटी में क्या कर दिया कि भाई तुम्हारे खिलाफ अगर तुमने कोई कानून वानून छोटा मोटा तोड़ दिया या कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दिया और उस वक्त आप राष्ट्रपति हो, तो आपके खिलाफ कोर्ट में क्या नहीं चलेगी, दंड की प्रक्रिया नहीं चलेगी। ये 361 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। फिर देखो 361 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई गिरफ्तारी या कारावास के आदेश नहीं हो सकते। तो बहुत सिंपल है, देखो पहले कोर्ट नहीं ले जाएंगे तो दंड की कार्रवाई नहीं होगी, दंड की कार्रवाई नहीं होगी ना, तभी तो आपके खिलाफ कौन से आदेश नहीं आ सकते, गिरफ्तारी के या कारावास के आदेश नहीं आ सकते। तो ये बहुत सिंपल है, एक सीक्वेंस है कि एक में आप उसे कह रहे हो कि हम तुझे कोर्ट नहीं ले जाएंगे, दो में आप उसको कह रहे हो कि दंड की कोई प्रक्रिया नहीं है, फिर तीसरे में आप उसको कह रहे हो कि देख यार ना तो कोर्ट ले जा रहे हैं ना दंड की प्रक्रिया कर रहे हैं, मतलब तू मस्त रहे, हम तेरे को ना तो कोई गिरफ्तारी के आदेश देंगे ना ही कोई कारावास के आदेश जारी करेंगे। क्लियर। फिर देखो 361 सबसेक्शन 4। अब 361 सबसेक्शन 4 में जो लिखा हुआ है वो भी कई बार सिंगल क्वेश्चन में उठकर बाहर आ जाता है, और वो क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को 2 महीने पूर्व, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रपति को 2 महीने पूर्व नोटिस देकर उसके निजी कृत्यों, जो कि सिविल का मामला होगा, के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति ने अपने निजी उद्देश्य से सिविल का कोई काम जो सिविल का केस बनता है उसमें राष्ट्रपति पर आप क्या चला सकते हो, अभियोग, यानी कि केस चला सकते हो। लेकिन केस चलाने से पहले आपको राष्ट्रपति को 2 महीने पहले क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी। अब एग्जामिनर यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको एग्जामिनर लिख के देगा कि सिविल के मामलों में जब राष्ट्रपति पर केस चलाया जाएगा तो कितने महीने पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा, तो 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। क्लियर। फिर वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्या सिविल मामलों में राष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति पर कार्रवाई आरंभ की जा सकती है, हाँ की जा सकती है, लेकिन कितने महीने पहले नोटिस देना होगा, 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। क्लियर। आगे चलो। हाँ, अब पढ़ेंगे 60 में कुछ नहीं करना, आपको शपथ दिलानी है, पर उससे पहले पुराना रिवाइज कर लेते हैं। 361 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति पद का विशेषाधिकार। ठीक है, अब शॉर्ट में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 361 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि पद से जुड़े कार्यों के लिए कहाँ नहीं भेजेंगे, आपको कोर्ट नहीं ले जाएंगे। ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है कि जब आप कोर्ट नहीं जा सकते तो आपके खिलाफ कोई भी क्या नहीं हो सकती,
दंड की कार्यवाही नहीं हो सकती। ठीक, फिर तीसरे में क्या लिखा हुआ है कि जब दंड देना ही नहीं है तो फिर कौन सा आदेश नहीं आएगा, ना तो गिरफ्तारी का आदेश आएगा और ना ही कारावास का कोई आदेश आएगा। लेकिन 361 सब सेक्शन 4 आपको क्या कहता है कि आपको लिए सिविल मामलों में क्या चल सकता है, केस चल सकता है। सिविल मामलों में आप पर क्या चल सकता है, केस चल सकता है। लेकिन 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 जब सिविल मामलों में आप पर ये केस चलेगा तो इस केस से 2 महीने पहले आपको क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। ये बहुत ही सरल शब्दों में और आपके सामने 361 सारा का सारा पड़ा है। अब हम किसको पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 60 को। तो हमने 59 में शर्तें देखी, शर्तें सारी की सारी हमारे राष्ट्रपति ने मान ली, तो हम 60 में उसको क्या दिला रहे हैं, शपथ दिलाकर हम उसे पद पर बैठा रहे हैं। अब शपथ दिलानी जरूरी है ना, कि अगर शपथ नहीं खाओगे तो ढंग से काम नहीं करोगे, तो शपथ कौन दिलाएगा। देखो राष्ट्रपति की शपथ से हमेशा क्वेश्चन आता है। क्यों आता है, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने वाला केस है ना, वो एकदम डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, जनरली हमने स्पेशली मैंने एक गोल्डन रूल बना रखा है कि जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, जो भी नियुक्ति करने वाला व्यक्ति होगा, वही आपको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के केस में नियुक्ति तो होती नहीं, आप अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, चुनाव करवाते हैं, तो नियुक्ति वाला कोई सिस्टम है नहीं। तो इस केस में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाए, तो इसका आंसर लिखा हुआ है राष्ट्रपति के ही आर्टिकल के अंदर 52, जहां हम कहते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख है। क्या है, भारत का वो सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख है। अब जब भारत के संविधान का प्रमुख पद कौन सा है, राष्ट्रपति है, और भारत के संविधान की रक्षा करने वाला जगह कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है, तो यहीं पर इक्वालिटी का ग्राउंड आएगा। और राष्ट्रपति पद के लिए जब भी शपथ दिलानी होगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको कहा जाएगा कि अब राष्ट्रपति को क्या दिलाया जाए, शपथ दिलाया जाए। जनरली हम प्रेशर में ये चीज भूल जाते हैं, क्योंकि रट्टा मार के रखते हैं एकदम मस्त कि राष्ट्रपति को शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस दिलाएगा, चीफ जस्टिस दिलाएगा। लेकिन आज समझ लो आप अच्छे से कि राष्ट्रपति संवैधानिक पद है और उसमें भी सर्वोच्च संवैधानिक पद है। चूंकि संविधान का सबसे बड़ा पद है और संविधान की व्याख्या करने का हक सिर्फ और सिर्फ किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। यानी कि जब भी राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेगा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा ही उसको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। हाँ, मान लो अगर चीफ जस्टिस ना हो तो क्या करेंगे, तो चीफ जस्टिस अगर छुट्टी पे गया हुआ हो गोवा घूमने के लिए, तो चीफ जस्टिस के बाद जो भी सबसे सीनियर मोस्ट, हिंदी में शब्द लिखा हुआ है ज्येष्ठतम न्यायाधीश, वही क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो क्लियर, अब पढ़ दूं, चलो। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कहाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस, वो दिलाएगा, या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश द्वारा। क्लियर, आगे चलें, चलो। हाँ, अब हमें कौन सी प्रक्रिया पढ़नी है, 61 प्रक्रिया क्या है, महाभियोग है। कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इम्पीचमेंट। अब महाभियोग का प्रोसेस क्या है क्या नहीं है वो समझो। देखो, राष्ट्रपति आया, आपने योग्यताएं लगाई, आपने शर्तें लगाई, आपने शपथ दिलाई। अब अगर राष्ट्रपति बदमाशी करेगा तो आपको कुर्सी से क्या करना होगा, उसे उठाना पड़ेगा। लेकिन कुर्सी से उठाने के लिए आपको एक स्पेशल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस 61 में लिखा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, 61 में महाभियोग पढ़ने वाले हैं। ये महाभियोग क्या चीज है, तो ये जो महाभियोग है ये राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। क्या है ये, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए क्या है। तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को पद से हटाने की, किससे हटाने की, पद से हटाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल क्लियर। अब हम जानेंगे कि ये प्रक्रिया कैसी है। देखो बहुत आसान है, ऐसे चुटकी में याद हो जाती है, इतनी आसान है, इतनी क्लियर कट है। अब देखो, आपको किसी व्यक्ति को पद से हटाना है, मतलब आपको उस पर क्या लगाने होंगे, आरोप। क्या लगाओगे आप उस पर, आरोप। मतलब आप राष्ट्रपति पर क्या लगाओगे, आरोप। अब सोचो जरा कि राष्ट्रपति पर क्या आरोप लगाया जाए,
तो देखो राष्ट्रपति के केस में जो भी आरोप लगेगा ना, उसका सीधा संबंध किससे होगा? संविधान से होगा। अब सोचो जरा कि आप राष्ट्रपति को लाए क्यों? हम राष्ट्रपति को लाए क्यों? हम राष्ट्रपति को इसलिए लाए क्योंकि वो हमारे संविधान का कैसा पद है? सर्वोच्च पद है, वो हमारा संवैधानिक प्रमुख है। तो अगर राष्ट्रपति ने किसकी बात नहीं मानी? संविधान की बात नहीं मानी, संविधान का क्या कर दिया? अतिक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? संविधान का अतिक्रमण। देखो ये शब्द यही याद रखना होगा, संविधान का अतिक्रमण, क्योंकि आपका जो संविधान का लैंग्वेज है उसमें यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत सिंपल है कि 61 में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम 61 में महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ेंगे। भला ये महाभियोग की प्रक्रिया है क्या? तो बहुत आसान, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। अब किसी व्यक्ति को पद से हटाना है तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे? आरोप लगाने पड़ेंगे। तो आप कौन सा आरोप लगाओगे? तो बहुत सिंपल है, रट्टा मारने का जरूरत नहीं, कि व्यक्ति जो है वो संवैधानिक प्रमुख है और उसका काम संविधान की बात मानना है और उसी के अनुसार काम करना है। तो अगर उस व्यक्ति ने जो उस पद पर बैठा है उसने संविधान का क्या कर दिया? अतिक्रमण कर दिया, तो फिर कौन सी प्रोसेस 61 के तहत शुरू हो जाएगी? महाभियोग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो देखो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ लिखा हुआ है? 61 में। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि संविधान के अतिक्रमण, इस शब्द का संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब वो संविधान के अतिक्रमण में क्या क्या काउंट करेंगे ये संविधान ने क्लियरफाई नहीं किया है। संविधान ने सिर्फ इतना लिखा है कि अगर राष्ट्रपति, जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख है और संविधान की ही बात न मानकर संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उस पर महाभियोग का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन संविधान के अतिक्रमण में कौन कौन सी बातें शामिल होगी ये हम नहीं बता रहे, ठीक। पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा जिसकी प्रक्रिया है। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? पूरी की पूरी प्रक्रिया, क्योंकि देखो मैंने यहाँ शब्द क्या लिखा? पद से हटाने की प्रक्रिया। तो देखो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना होगा? तो देखो राष्ट्रपति जो है मैथ्स की तरह है बिल्कुल। राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? संसद का। तो जब आपको राष्ट्रपति भैया को हटाना है तो राष्ट्रपति भैया के लिए काम कहाँ चलेगा? संसद बहन। तो जो संसद बहन है वहां पर क्या लाएंगे? संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। वो प्रस्ताव कौन सा होगा? महाभियोग का प्रस्ताव होगा। तो जो एक नंबर पॉइंट आपको याद रखना है प्रक्रिया में कि भाई राष्ट्रपति भैया ने कर दिया है भयंकर गलती, उन्होंने संविधान का अतिक्रमण कर दिया है, अब आपको महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो भला कहाँ शुरू करेंगे? तो बोले संसद के किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं? हम शुरू कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही होगा, संसद के किसी भी सदन में हम क्या कर देंगे? प्रारंभ कर देंगे। अब जो आपने आरोप लगाए, तो आरोप लगाने को, आरोप को सिद्ध भी तो करना पड़ेगा। तो आरोप पर सदन के 1/4 सदस्यों के क्या हो? हस्ताक्षर हो। तो पहला काम आपने क्या किया कि संसद के किसी भी सदन में इस प्रोसेस को शुरू कर दिया, ठीक। फिर दूसरे में क्या किया कि जिस भी सदन में आपने शुरू किया उसके 1/4 मेंबर्स जो हैं वो उस पर क्या करके हस्ताक्षर कर रहे हैं। ऐसा देखो भाई माफ करना मेरे को, जैसे आपने कह दिया कि भाई राष्ट्रपति ने खूब बदमाशी करी है, लेकिन कहने से क्या होगा? तो राष्ट्रपति ने अगर खूब बदमाशी की है और आपने सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है तो 1/4 मेंबर ऐसे लिख के देंगे कि हाँ भाई राष्ट्रपति ने खूब बदमाशी की है। तो सेकंड पॉइंट ये हुआ। तो पहला, संसद के किसी भी सदन में शुरू कर दो, जिस भी सदन में शुरू करोगे आरोप लगाने वाले 1/4 मेंबर्स उस पर क्या करके देंगे? साइन करके देंगे। या ऐसे समझ लो कि जिस सदन में शुरू कर रहे हैं उसकी कुल सीट संख्या का 1/4 लोग कहेंगे हाँ भाई राष्ट्रपति खूब बदमाश है, ठीक। अब राष्ट्रपति को 14 दिन का क्या देंगे? नोटिस देंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले हम बता देंगे कि देखो तुम खूब बदमाशी करे हो, इसीलिए हम संसद बहन के पास आए हैं ताकि तुम्हारा क्या हो सके? जांच हो सके। तो 3 पॉइंट बहुत आसान है। संसद के किसी भी सदन में शुरू कर दो, आपकी मर्जी लोकसभा में शुरू करो, आपकी मर्जी राज्यसभा में शुरू करो। जिस भी सदन में शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो उदाहरण के लिए कि लोकसभा में शुरू कर रहे हैं, तो लोकसभा की कुल सीट संख्या का 1/4 सदस्य जो है, 1/4 सदस्य जो है वो ये कहने चाहिए कि हाँ भाई राष्ट्रपति ने खूब बदमाशी की है। अब ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है ना, इसकी 14 दिन पहले सूचना किसको जाकर दोगे? राष्ट्रपति को, कि देखो तुमने खूब बदमाशी की है ना, वो काम हम जांच का क्या कर रहे हैं? अब शुरू कर रहे हैं।
अब मान लो लोकसभा के अंदर वो महाभियोग का प्रस्ताव पड़ा है, अब उस प्रस्ताव पर क्या होगी, वोटिंग होगी। वोटिंग होगी तो महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, आपको पारित करना पड़ेगा। अगर उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो फिर अगले सदन में जाएगा, ठीक है। तो महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होगा तो फिर यह दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अब उधर की तरफ देखो, पहली चीज, पहला पॉइंट कि आपको राष्ट्रपति पर क्या लगाना है, आरोप। आरोप किसका लगाओगे, संविधान के अतिक्रमण का, क्लियर। फिर क्या करोगे, संसद में जाओगे। अब संसद में कहां जाओगे, किसी भी सदन में चले जाएंगे, मर्जी है तो लोकसभा में चले जाना, मर्जी है तो राज्यसभा में चले जाना, गए। तीसरा काम क्या करोगे कि जो भी सदन है, जिस भी सदन में आप आए हो, मान लो आप कहाँ आए हो, लोकसभा में आए हो, तो आपने उस पर जो आरोप लगाया है उस पर 1/4 मेंबर जो है वो क्या करके देंगे, हस्ताक्षर करके देंगे, क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अब राष्ट्रपति को हम क्या दे रहे हैं, इन सब बातों की 14 दिन पहले सूचना दे रहे हैं, हो गया। फिर क्या करना है आपको, 5th नंबर पे, तो 5th नंबर पे तो बहुत आसान है कि जिस भी सदन में चल रहा है, जिस भी सदन में ये प्रक्रिया पहले शुरू की गई है, वहां पे अब आपको क्या करना होगा, प्रस्ताव को पारित करना होगा। अब यहाँ से बहुत गौर से समझना, यहाँ से 2 रास्ते हैं, पिक्चर देखिए क्या पुरानी, 2 रास्ते, तो यहाँ से 2 रास्ते हैं। अगर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो यह अगले सदन में जाएगा, तो यह कहाँ जाएगा, अगले सदन में। लेकिन अगर ये 2/3 बहुमत से पास नहीं होगा तो ये यहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगले सदन में नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमको तो एग्जाम के लिए पूरी प्रक्रिया पढ़नी है, तो हम तो सैद्धांतिक रूप से इसको 2/3 बहुमत से क्या कर देंगे, पास कर देंगे, और कहाँ जाएंगे, अगले सदन में। दूसरा सदन आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा। अब ध्यान रखना, अब जो हमारा 6 नंबर प्रक्रिया शुरू होगी उसमें हम क्या कहेंगे कि एक सदन से पास होकर जब दूसरे सदन में आया है तो दूसरा सदन क्या करेगा, जो भी आरोप लगे हैं उन आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा। आपने कोर्ट का सीन देखा है ना, बहुत सारी पिक्चर में जज रहते हैं और वकील रहते हैं और जिसने गलती की है वो रहता है, ठीक है, और क्या जांच की जाती है, सबूत वबूत सब देखा जाता है। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है कि संसद के अंदर कार्यवाही चल रही है और जो राष्ट्रपति महोदय है उनके आरोपों की जांच अब दूसरे सदन में होगी। अब जांच होगी तो राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, या तो वो खुद प्रेजेंट हो सकता है या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। तो देखो, राष्ट्रपति इस प्रक्रिया में उपस्थित रह सकता है, अपना प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार रखता है। वो अपनी बात रख सकता है कि नहीं यार मैंने करा नहीं। कभी श्री कृष्ण बोले हैं क्या यशोदा से कि मैं माखन खाया हूँ, वो तो हर बार यही बोलते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जो भी गलती करता है वो खुद कभी इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ मैंने ये गलत काम किया है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, श्री कृष्ण ने 1000 बार चुरा चुरा के माखन खाया, फिर भी जब माँ यशोदा ने पूछा कि भाई लल्ला तुमने माखन खाया क्या, तो क्या बोलते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो वही चीज है कि जब दूसरा सदन राष्ट्रपति के आरोपों की जांच कर रहा है उस समय राष्ट्रपति वहां खुद प्रेजेंट रह सकता है या अपना कोई प्रतिनिधि वहां पर भेज सकता है। यदि दूसरा सदन भी आरोपों की जांच को क्या पाए, सही पाए, तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करेगा। और जिस दिन दूसरे सदन से भी ये पास हुआ है उसी दिन राष्ट्रपति को, उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब आप देखो ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसी कोर्ट में चलती है। आपने राष्ट्रपति पर आरोप लगाए, दूसरे सदन ने आरोपों की जांच की, आरोप सही पाए गए, और जिस दिन 2/3 बहुमत से दूसरे सदन ने ये बात सिद्ध कर दी कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया, उसी दिन राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ा। तो देखो इस पूरी प्रक्रिया को आप कौन सी प्रक्रिया कह सकते हो, न्यायिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया कह सकते हो, न्यायिक। लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं है, आधी है। आधी कैसे है, इसको भी जरा समझे। आधी ऐसे है कि आप जब कोर्ट में जाते हो और किसी व्यक्ति पर कोई आरोप प्रूव हो जाता है, कोई आरोप सिद्ध हो जाता है, तो जज क्या करता है, दंड देता है। क्या देता है, दंड।
क्या इस महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने के लिए कोई दंड मिला? नहीं मिला, किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिला, बस उसको अपने पद से क्या करना पड़ा? हटना पड़ा। और ये कोई दंड की बात नहीं है, बस वो जिस पद पे बैठा था उस पद से आपने उसको क्या कर दिया? बाहर भेज दिया। तो यही कारण है कि पूरी महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को आरोप सिद्ध हो जाने के बाद सिर्फ अपने पद से हटना पड़ता है। तो ये पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है इसमें दंड का अभाव है, इसीलिए इसको कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया कहते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया पूरी तब होती है जब आरोप लगे, जांच चले और आप पर आरोप सिद्ध हो और आपको क्या मिले? दंड मिले। लेकिन यहाँ पर आरोप लगे, जांच चली, लेकिन दंड नहीं मिला, इसलिए प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक है। तो यह कैसी प्रक्रिया है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्लियर? आगे चलूं? हाँ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि 6 नंबर पॉइंट में हमने क्या बनाया था कि दूसरे सदन में भेजेंगे और दूसरा सदन जो है वो आरोप की क्या करेगा? जांच करेगा। कर ली दूसरे सदन ने आरोप की जांच। फिर हमने क्या कहा कि इस जांच के दौरान राष्ट्रपति खुद प्रेजेंट रह सकते हैं या अपना क्या भेज सकते हैं? प्रतिनिधि भेज सकते हैं। फिर 8th पॉइंट में हमने क्या देखा कि अब भी अगर दूसरा सदन जिसमें ये जांच चल रही है उसके सामने फिर से दो रास्ते हैं। दो रास्तों में क्या है कि अगर वो 2/3 बहुमत से क्या कर दे? पारित कर दे, तब तो जिस दिन पारित हुआ है उस दिन से राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? अपने पद से हटना पड़ेगा। अब वो सिर्फ पद से हटा है, पद से हटना होगा। अगर ये 2/3 बहुमत से पारित ना हो तो यहीं पर सारा मामला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस सारी प्रक्रिया के अंदर, इस सारी की सारी प्रक्रिया के अंदर दंड का प्रावधान नहीं है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। ठीक, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। अब देखो राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, वो चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो संसद के नामांकित सदस्य यानी कि मनोनीत सदस्य, ये भी लिख सकते हो, महाभियोग में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिए थे। देखो जब आपका सिलेक्शन नहीं होता ना तो वो लोग भी आप पर चिल्ला चौटी करते हैं जिनका आपको पढ़ाने में या आपको सपोर्ट करने में कोई योगदान नहीं रहा, और ये संसार की परिपाटी है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आज तक मनोनीत सदस्यों ने भाग नहीं लिया, लेकिन जब राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं तो वो सबसे पहले आगे खड़े हैं कि हाँ राष्ट्रपति खूब बदमाश है, हाँ राष्ट्रपति खूब बदमाश है। तो वही बात लिखी हुई है कि संसद के मनोनीत सदस्य जो है वो महाभियोग में भाग लेते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि परंतु राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली पुदुचेरी के केंद्र शासित राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्या लिया था? भाग लिया था। तो ये तो बहुत आसान है कि जो राज्य विधानसभा है उसका कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं केंद्र संसद में। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ चल रही है? संसद में चल रही है। तो ऑटोमेटिक जो राज्य विधानसभाओं से या दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं से निर्वाचित लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए थे, वो महाभियोग की प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओह, आज का सेशन इतना ही था, आज की क्लास इतनी थी। और फिर से सूचना दे देती हूँ, जो मैंने शुरुआत में बात छोड़ी थी उसको यहाँ कनेक्ट करती हूँ कि जब आप लोग पूछते हो ना कि ये सारे मटेरियल कहाँ मिलेगा नोट्स का, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वहाँ आपको ये टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जो कि आपका व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और रीड, इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है नोट्स और पीडीएफ प्रिंट के लिए क्या होंगे? उपलब्ध होंगे। तो मैंने कहा था ना आपको शुरुआत में कि जब लास्ट में मैं बता दूंगी आपको, तो वो मैंने यहाँ आपको बता दिया है। उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के चैनल के माध्यम से या जो सर नंबर देते हैं उस नंबर के माध्यम से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फिर चलते हैं। हाँ, फिर आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एनडीसी क्लासेस। ठीक है, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।